वेलकम टू अकेडमी बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की बुक रिमझिम का चैप्टर 9 स्वतंत्रता की ओर। तो ये कहानी है एक धनी नाम के छोटे से बच्चे की। तो चलो फटाफट से पढ़ लेते हैं। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है। योजना मतलब कोई प्लानिंग चल रही है, पर उसे कोई कुछ न बताता। वो सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, इसीलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। वो इसका मतलब है कि आश्रम में जहाँ वो रहता था, उस जगह में, वो एक आश्रम में रहता था, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो चल रहा था जिसकी प्लानिंग चल रही थी। वो सबको देख के समझ गया था, लेकिन वो क्या कहता है कि मुझे कोई कुछ नहीं बताता, क्योंकि सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ और मैं छोटा हूँ, तो मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बिल्कुल भी बुद्धू नहीं हूँ। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह पर रहते थे। अब वो खास जगह कौन सी थी? इतनी स्पेशल जगह थी। वो जगह थी अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। आपको पता है महात्मा गांधी जिस जगह पे रहते थे, उस जगह का नाम था साबरमती आश्रम। जैसे घर होता है, घर छोटा होता है, पर आश्रम जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं ना मिलके, वो जगह होती है जहाँ पूरे भारत के लोग रहने रहने आते थे। ठीक है। गांधी जी की तरह वो सभी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। भारत की आज़ादी के लिए जो लोग लड़ते थे ना, स्वतंत्रता सेनानी, जब वो गांधी जी से मिलने आते थे तब वो उनके आश्रम में रहते थे। जब वो आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते। रुई से जो धागा बनाते हैं ना, ऐसे उसको बोलते हैं सूत काटना। भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता। वहां देखो जितने लोग भी आते थे ना, वो सब कुछ ना कुछ काम करते थे। सबने अपने अपने काम ले लिए थे। खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध धोना मतलब दूध निकालना बकरियों का, और सब्जी उगाना, ये काम थे। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। अब वो जो धनी था ना, छोटा बच्चा जो था, उसको भी एक काम मिला हुआ था। उसका काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था, क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात तो जरूर है बिन्नी। वो सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं। कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। तो धनी किससे बोल रहा था ये सारी बातें? बिन्नी से। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया। बिल्कुल ऐसे जैसे कि सारी बात समझ रही हो, जैसे कि वो धनी की बात समझ रही हो। वो उससे बातें करती थी ना, तो वो ऐसे सर हिला हिला के जवाब देती थी। धनी को भूख लगी, तो कूदती फांती बिन्नी को लेकर वो रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी। पहले चूल्हे पे रोटी बनती थी ना, तो उसकी मम्मी चूल्हे पे खाना बना रही थी और कमरे में धुआं भर गया था। तो उसने अपनी मम्मी से पूछा, अम्मा क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। किससे पूछा? अपनी मम्मी से, जो खाना बना रही थी। खांसते हुए उसकी माँ बोली, वो सब यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा मतलब सफर पर। यात्रा? कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से धनी, अम्मा जरा गुस्से से बोली। पहले मुझे खाना पकाने दो। क्योंकि उनकी मम्मी खाना बना रही थी ना धनी की, तो इसलिए वो परेशान कर रही थी, वो जवाब नहीं दे पा रही थी। उन्होंने कहा, देखो तुम जाओ यहाँ से और किसी और से पूछो, मुझे खाना बनाने दो। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया, जहाँ सब्जी बोई जाती है ना, जो थोड़े खेत होते हैं वहाँ पे, जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। अब ये बिंदा ना नाम है, जो अंकल वहाँ पे आलू खोद रहे थे उनका। बिंदा चाचा। धनी उनके पास बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? अब उसने उन बिंदा चाचा से पूछा कि आप भी जा रहे हो यात्रा पे? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है? उसके जितने सवाल थे ना, सब उसने एक बार में ही पूछ लिए। बिंदा ने खोदना रोक दिया। जो खेत में काम कर रहे थे ना चाचा, उन्होंने बंद कर दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। जब तक वो बातें कर रहे थे, तब तक बिन्नी ने
अपना काम शुरू कर दिया था। उसने वहाँ जो पालक था वो खाना शुरू कर दिया था। धनी बिन्नी को खींचकर ले गया वहाँ से और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांव और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वो नमक बनाएंगे। अब देखो उन्होंने क्या समझाया गांधी जी के उनके बारे में। उसने समझाया कि देखो गांधी जी और उनके कुछ लोग जो उनके साथी हैं वो गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। अभी वो कहाँ थे? अहमदाबाद साबरमती आश्रम। उनको जाना कहाँ था? दांडी नाम की जगह तक, जो गुजरात में थी। अहमदाबाद भी वही है, तो उनको पैदल जाना था। ठीक है, उनकी यात्रा थी जो उन्होंने बनाई थी ना, जो योजना बना रहे थे वो थी पैदल जाने की। और उसमें कितना टाइम लगेगा? पूरा 1 महीना, मतलब 30 दिन तक चलते चलते तब वो वहाँ पहुँचेंगे। दांडी पहुँचकर वो नमक बनाएंगे, ये उसने बता दिया। नमक? धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक क्यों बनाएंगे? वो तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। उसने कहा भाई नमक बनाने की ऐसी क्या बात है, क्योंकि वो तो किसी भी शॉप से खरीद लो। तो उन्होंने कहा हाँ मुझे मालूम है। बिंदा हंसा। पर महात्मा जी की एक योजना है, ये तो तुम्हें पता ही है कि वो किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना? गांधी जी क्या करते थे, जो बात उनको अपनी मनवानी होती थी ना, तो बस वो कोई यात्रा करने निकल जाते थे और या फिर के धरने पे बैठ जाते थे। बिल्कुल। तो हाँ बिल्कुल सही, ये मैं जानता हूँ। वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं, जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सकें और भारत आज़ाद हो जाए, मतलब स्वतंत्र। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? ये तो समझदारी वाली बात नहीं है। ये ऐसा धनी को लग रहा था, तो उसने पूछ लिया। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? कर मतलब कि हमें टैक्स देना पड़ता है। मतलब जो हम नमक लेते हैं ना, उस पर भी हमें पैसे देने पड़ते हैं। अब धनी ने कहा अच्छा। धनी तो हैरान रह गया, नमक जैसी चीज़ के लिए भी हमें टैक्स देना पड़ेगा क्या सरकार को? तो वो समझाते हैं कि नमक की ज़रूरत तो सभी को है। इसका मतलब है कि हर भारतवासी, गरीब से गरीब भी ये कर देता है। कितना भी गरीब हो, घर में नमक तो लाएगा ही, और नमक लाएगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा ब्रिटिश सरकार को। बिंदा चाचा ने उसे आगे समझाया। लेकिन ये तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। देखो ये फोटो दिख रही है ना, ये दांडी यात्रा की ही फोटो है, जब गांधी जी और वो लोग पैदल गए थे। अब उस धनी ने क्या कहा, उसको गुस्सा आ गया कि भाई ये तो अन्याय है। तो उन्होंने बोला हाँ ये अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। मतलब हम इंडियन लोग नमक नहीं बना सकते। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा। मतलब उन्होंने कहा कि नमक पर से टैक्स हटा दो आप, पर उन्होंने ये बात ठुकरा दी। इसीलिए उन्होंने निश्चय किया है कि वो दांडी चल कर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। आपने देखा है समुद्र का पानी कितना खारा होता है, बिल्कुल नमकीन जैसा, तो वहाँ उससे नमक बनता है। 1 महीने तक पैदल चलेंगे? धनी सोचकर परेशान हो रहा था। गांधी जी तो थक जाएंगे, वो दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? अब उसने ये सवाल भी पूछ लिया, क्योंकि यदि वो इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो ये खबर फैलेगी, अखबारों में फोटो आएगी, ठीक है, छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएंगी और पूरी दुनिया के लोग ये जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, और ब्रिटिश सरकार के लिए ये बड़ी शर्म की बात होगी। तब बिंदा चाचा ने समझाया कि देखो वो इसलिए जा रहे हैं ताकि ये न्यूज़ ना पूरी दुनिया में फैल जाए, हर न्यूज़पेपर में, हर रेडियो में, तब दुनिया को पता चल जाएगा ना कि हम अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं, तो ये उनके लिए शर्म की बात होगी। तब उसने कहा गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं, है ना? धनी की आंखें चमक उठी खुशी में जब उसे उनकी सारी बात समझ में आ गई। बिंदा ने हंसकर कहा हाँ वो तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछ ली। ये देखो, ये गांधी जी की ओरिजिनल फोटो है। मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे। उसके पापा ने बता दिया कि देखो मैं तो जा रहा हूँ, पर तुम और तुम्हारी अम्मा यहाँ रहोगे आश्रम में। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ, धनी ने कहा। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं।
धनी ने हट पकड़ ली। मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। धनी ने कहा अपने पापा से कि मैं जाऊंगा, मैं आपसे भी तेज दौड़ता हूँ। धनी के पिता ने चरखा रोक कर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वो लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। अब उन्होंने बोला कि देखो, जिनको गांधी जी ने खुद बोला है, खुद चूज किया है कि देखो तुम्हें चलना है, तुम्हें चलना है, तुम्हें चलना है, तो सिर्फ वो लोग जाएंगे और कोई नहीं जा रहा। तो अब धनी क्या कहता है, ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, वो ज़रूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहाँ से चल दिया। अब उसने सोच लिया था कि अब मैं तो सीधे गांधी जी से ही पूछ लूँगा। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, व्यस्त माने कि वो बहुत बिजी रहते थे। उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, मतलब उन्हें पकड़ना आसान नहीं था बात करने के लिए अकेले में। हमेशा वो बहुत सारे लोगों से घिरे रहते थे, कुछ ना कुछ काम करते रहते थे। पर धनी को वो समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा, क्योंकि वो तो आश्रम में ही रहता था, तो उसको गांधी जी का पूरा रूटीन पता था। रोज सुबह वो आश्रम में पैदल घूमते थे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वो गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर वो सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। अब बिंदा कौन? वही बिंदा चाचा जिनसे कल धनी बात कर रहा था। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे, मतलब उसने कुछ कहा नहीं, पर वो गांधी जी के पीछे 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 जाते जा रहा था। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। झोपड़ी मतलब हट होती है ना, जो आप बनाते हो वो। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा, क्योंकि गांधी जी ने भी देख लिया था कि ये बच्चा इतनी देर से मेरे पीछे पीछे चल रहा है। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा और बिन्नी भी कूदती हुई आ गई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी बाबू। और ये तुम्हारी बकरी है? ये गांधी जी ने पूछा, तुम ये तुम्हारी बकरी है? तो उसने कहा, जी हाँ, ये मेरी दोस्त बिन्नी है जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया, मैं इसकी देखभाल करता हूँ क्योंकि धनी के पास तो यही काम था ना। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। अब ये बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो? अब धनी ने क्या कहा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। धनी थोड़ा सा घबरा गया। क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने ये बात पूछ ही ली। ठीक है। अब गांधी जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है, सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। अब धनी ने बोला, पर आप तो नौजवान नहीं हैं। धनी बोला, आप नहीं थक जाएंगे? तो उन्होंने कहा, मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ। गांधी जी ने कहा। अब धनी कौन सा हार मानने वाला था, उसने कहा, मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी अड़ गया क्योंकि उसका भी मन था कि वो जाए साथ में। तो अब गांधी जी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, हाँ बात तो ठीक है। कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है, अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। अब गांधी जी क्या बोले, देखो ये बात तो ठीक है, तुम तेज़ चल सकते हो तो तुम भी चल सकते हो मेरे साथ, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि तुम मेरे साथ चलोगे तो ये जो बिन्नी जो बकरी है इसकी देखभाल कौन करेगा? और क्योंकि मैं तो 1 महीने चल के कमज़ोर हो जाऊँगा, जब वापस भी आऊँगा वहाँ से तो फिर मेरे को तो खूब सारा दूध पीना पड़ेगा जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। और जब बिन्नी का कोई ध्यान नहीं रखेगा तो दूध भी नहीं देगी वो ढंग से। तो धनी को बात समझ में आ गई। उसने कहा, ये बात तो ठीक है, बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया, और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। तो बिल्कुल सही, मतलब कि उसे बात समझ में आ गई। गांधी जी बोले, बिल्कुल सही, तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले, जी हाँ करूँगा। धनी बोला, बिन्नी और मैं आपका इंतज़ार करेंगे। ये थी धनी की और बिन्नी की कहानी। ये कहानी लिखी थी सुभद्रा सेन गुप्ता ने, लेकिन ये किसी और लैंग्वेज में लिखी गई थी कहानी, तो इसका हिंदी में अनुवाद किया है मनीषा चौधरी ने। तो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा बड़े अच्छे से। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।